इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित पार्ट थ्री में हम कुछ नए तरह के प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो पार्ट वन और पार्ट टू में हमने देखा था। उससे कुछ अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित एक और वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूं। अभी तक हमने दो वीडियोस में देखा था कि कैसे आपको दो शब्दों के बीच में चॉइस दी जाती थी और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वहां पे चुनना होता था और उसके आधार पे आपको आंसर करना होता था। उस सीरीज को आगे भी मैं जारी रखूंगा, लेकिन यहाँ पे पार्ट थ्री में आपके सामने मैं एक दूसरी तरह का प्रॉब्लम लेके आया हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे करना क्या है। अब ये जो प्रॉब्लम्स है इससे आपकी ना सिर्फ इंग्लिश चेक होती है, बल्कि आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी यहाँ से चेक की जा सकती है। आपके आसपास का जो ज्ञान है वो भी इसी से चेक किया जाएगा। मतलब इंग्लिश की ही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल एक इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज होना ही अनिवार्य नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको कैसे इनको सॉल्व करना होगा। देखिए, पहला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है। द फ्लाइट ऑफ इंडियन टैलेंट टू फॉरेन शोर्स इज कॉजिंग इंडियन कंपनीज टू मूव इनटू शटडाउन मोड। मतलब बताया जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ का आईटी टैलेंट जो होता है वो फॉरेन शोर्स का मतलब कि वो विदेश चला जाता है। शोर्स का मतलब होता है किनारा, ठीक है, समुद्र का जो किनारा होता है, मतलब वो विदेश चला जाता है। इस वजह से जो इंडियन कंपनीज होती हैं उनको शट डाउन मोड में जाना पड़ता है, मतलब उनको अपना काम धाम बंद करना पड़ता है। तो ये आपका क्या स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है लॉजिकल वे में, मतलब क्यों ये कहा जा रहा है ये आप बताने की कोशिश करिए। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स इन इंडिया फील दैट वर्किंग अब्रॉड इज मोर ल्यूक्रेटिव। कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स होते हैं इंडिया में वो ऐसा सोचते हैं कि बाहर काम करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ल्यूक्रेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा प्रलोभन पूर्व होगा, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं, पैसा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, लेकिन ये इंडियन इंडस्ट्री जो आपकी कंपनीज है इसके बंद होने का कारण ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पढ़िए क्या है ऑप्शन। इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स आर कंसीडर्ड एज डेमीगॉड्स, कि इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को कैसे डेमीगॉड की तरह पे ट्रीट किया जाता है। डेमीगॉड आप समझ सकते हैं जैसे देवताओं की तरह समझिए, उनको ट्रीट किया जाता है, मतलब इंसान के रूप में वो देवता हैं, ऐसा ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा भी नहीं होता है। इमिग्रेंट्स इंडियंस आर बिगेस्ट आईटी ग्रुप्स इन द यूएस, कि जो यहाँ से भारत छोड़ के जाते हैं लोग विदेशों में, वो बहुत बड़े आईटी ग्रुप्स बनाते हैं यूएस वगैरह में। तो ऐसा भी नहीं है। Due to the severe shortage of IT professionals, companies are failing to complete projects and are unable to sign contracts। देखिए डी वाला क्या कहता है कि आईटी प्रोफेशनल्स के शॉर्टेज की वजह से जो कंपनीज होती हैं वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाने में उनको मुश्किलात होती है और इस वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको साइन नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज हैं उनके शटडाउन मोड में जाने का डी वाला कुछ लॉजिकल आंसर यही लगता है कि अगर हम कंपनी खोल भी लेते हैं और यहाँ पे आप रखते हैं और वो 2 दिन बाद कहीं चला जाता है विदेश में नौकरी करने, तो ऐसे केस में होगा क्या कि आपके जो प्रोजेक्ट होंगे वो आप कंप्लीट कर नहीं पाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, आपको शटडाउन मोड में जाना ही होगा, क्योंकि फिर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो साइन होगा नहीं ना, तो आपको कोई पैसा मिलने वाला है। ई वाला भी पढ़ लीजिए क्या है। द बैड इकोनॉमिक सिचुएशन इन यूएस कैन लीड टू सम ऑफ द आईटी कंपनी शटिंग डाउन। अब यहाँ पे इंडियन कंपनीज की बात हो रही है, यहाँ पे यूएस की कंपनीज की तो पहली बात ही नहीं हो रही कि वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यूएस की कंडीशन पे आप जाइए ही नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई मतलब नहीं। हम इंडिया की बात करें कि इंडिया की कंपनी क्यों शट डाउन हो रही हैं, और यूएस की वैसे भी आपको पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा बैड नहीं कि वहाँ कंपनीज को शट डाउन करना पड़े। ओके, तो आपका ई वाला भी लॉजिकल आंसर नहीं बैठता है। कुल मिला के इसमें ये देखना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है उसका एक समझ लीजिए कि उससे क्या आपको अर्थ निकल के आता है, वो आपको इन 5 ऑप्शंस में से बताना होगा कि इंडियन कंपनी शटडाउन क्यों हो रही हैं। तो उसका आंसर ये निकल के आता है क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनियां प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, उसकी वजह से साइन नहीं करती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को। तो डी वाला इसमें क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा क्या है। द ओनर्स ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव कन्वीनियंटली स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ श्रूड बिजनेसमैन ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर देम। कह रहे हैं कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं आपके, जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह, इनके जो ओनर्स हैं ये क्या है कि
गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर, एजुकेशन जो इंडस्ट्री है इस सब के ऊपर, तो इसकी वजह से ये क्या है कि एकदम एकदम श्रूड बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं। श्रूड बिजनेसमैन का मतलब एकदम कि केवल अपने फायदे से जिसको केवल मतलब हो, और दुनिया में क्या हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, और समाज की भलाई से कोई मतलब नहीं हो, तो ऐसे हम कह देंगे श्रूड बिजनेसमैन। तो वो लोग ऐसे बनते जा रहे हैं। कौन? प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो ओनर्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन ऑप्शंस में से कौन सा इनको लॉजिकली कंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो पहला देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। तो मेरे ख्याल से ऐसा यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही है कि यहाँ पे एजुकेशन की महत्व या गैर महत्व की बारे में चर्चा की जा रही है। यहाँ पे जो ओनर्स हैं उनके बारे में चर्चा हो रही थी, आपका नहीं होगा। The inability of government schools to educate the vast population resulted in the mushrooms of private institutions। कह रहे हैं कि जो आपके गवर्नमेंट स्कूल है उनकी इनएबिलिटी, मतलब वो हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको एजुकेट करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुलते जा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो अपने बराबर संख्या में खुले हुए हैं, उनकी मात्रा में कोई भी कमी नहीं, चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे आपके उसके ऊपर के स्कूल हों। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पे कोई नहीं है कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल खुलते ही नहीं या खुले ही नहीं, इसलिए सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुलते जा रहे हैं। तो ये भी आपका क्या होगा? इलॉजिकल है, गलत है। फिर क्या है? द ओनर्स ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर मोर इंटरेस्टेड इन मॉनेटरी गेन्स देन इन इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, यही बात है आपकी कि जो ओनर्स हैं प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, वो क्या हैं? वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है मॉनेटरी गेन्स में, मतलब जो पैसे से रिलेटेड जो गेन्स हैं उनमें ही उनका ध्यान लगा हुआ है, जबकि क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई भी उनका ध्यान नहीं है। जब क्वालिटी आप एजुकेशन को बढ़ाएंगे तो इसके प्रति आप पैसे को बीच में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर एक क्वालिटी एजुकेशन आपकी मिल रही है तो सबको मिलनी चाहिए, केवल जिसके पास पैसे हैं उसी को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो सी वाला जो आपका ऑप्शन है ये मुझे लॉजिकली करेक्ट थोड़ा सा लग रहा है। बाकी हम और ऑप्शंस को भी देखेंगे ताकि हम समझ सके कि हाँ मोस्ट लॉजिकली करेक्ट कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर क्या है? पीपल जनरली बिलीव दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लोअर कंपेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे लोगों की बात तो हो नहीं रही कि लोगों की क्या विचारधारा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, तो ये आपका वैसे ही लॉजिकली फॉलो नहीं होता है। इट इज सेड दैट एजुकेशन इज स्लोली गोइंग into the hands of businessmen whose main concern is anything but the quality in education। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको लॉजिकली पता है। ये अपने आपको जो मैंने अभी बताया कि आपको अपना कॉमन सेंस भी साथ में रखना है, इससे आपको पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि जो बिजनेसमैन के हाथ में आपके एजुकेशन जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है। ओके, तो ऐसा नहीं है। तो ई वाला भी आपका क्या है? गलत है। ओके, तो सी वाला ही आपका एकदम सही बैठता है, तो यही आपका सही आंसर होगा। तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होता होगा, शुरुआत में भी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। हम ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करते रहेंगे तो देखेंगे आप भी थोड़े समय बाद इसके अभ्यस्त बन जाएंगे, आपको भी पता चलेगा कैसे यहाँ पे टिक करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो कैट लेवल के जो आपका आता है वर्बल एबिलिटी, वहाँ से आपके लिए गए हैं, तो आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो उन सारी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा क्या है? मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम विलेजेस आर गिविंग अप एग्रीकल्चर फार्मिंग एंड माइग्रेटिंग टू सिटीज़। कि ज़्यादातर जो गांव के लोग हैं वो एग्रीकल्चरल जो फार्मिंग है, मतलब खेती बाड़ी ये सब छोड़ करके सिटीज़ की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये क्या है? देखिए, इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज एग्रीकल्चर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ नेचर। देखिए, पहला वाला जो यहाँ पे ऑप्शन मिला है ये बड़ा लॉजिकली मुझे सही लगता है। कह रहे हैं कि अगर कोई किसान है, अगर आप जानते हैं किसानों के बारे में, तो आपको पता है कि जो किसानी या खेती बाड़ी की जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं ज़्यादातर हमारे नेचर पे डिपेंड करती हैं, प्रकृति पे डिपेंडेंट हैं। बारिश होगी तो खेती अच्छी होगी, खराब समय में बारिश होगी या गलत समय में बारिश होगी तो अच्छी खासी खेती भी नष्ट हो जाती है। तो जो भी खेती का एक आप समझ लीजिए पैटर्न है, वो ज़्यादातर जो प्रकृति है या मौसम है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर वो खराब होता है तो आपको खाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ही, पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? तो इसीलिए जो लोग हैं गांव के वो बाहर जाते हैं, कुछ अल्टरनेट सोर्स रहे उनके पास, मतलब ऐसा ही नहीं केवल खेती पे ही निर्भर रहें, अगर खेती नहीं भी उनकी है तो कहीं ना कहीं और से कुछ कमा के वो अपने घर बार को चला सकें। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन एकदम मुझे लगता है कि यही होगा, लेकिन और भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम केवल एक ऑप्शन को पढ़ के नहीं बता सकते हैं कि एकदम लॉजिकली करेक्ट यही हो सकता है, इससे भी कुछ और ज़्यादा करेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाए। इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सिटीज़, तो कोई भी गांव का आदमी होता है वो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए अपने घर बार को छोड़ करके नहीं जाता है, आपको पता है, गलत है। इन सर्च ऑफ बेटर एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट फॉर देयर चिल्ड्रंस, ये भी आपका आंसर गलत है। ठीक है, बेटर एजुकेशन के लिए वो मतलब
कोई भी किसान वो नहीं जाएगा, वो अगर उसको भेजना ही होगा तो अपने बच्चों को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, लोग रूम लेकर के रहते हैं किराए पे, ठीक है, खुद किसान नहीं जाते हैं। बिकॉज सिटी लाइफ इज कंपेरेटिवली मोर ग्लैमरस, तो किसान के जाने का रीजन और यहाँ पे ग्लैमर वगैरह को डालना मेरे ख्याल से टोटली ये एकदम गलत बात है, ये भी आपका गलत है। दिस मास इमिग्रेशन टू अर्बन एरियाज इन द लॉन्ग रन कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो आपका मास इमिग्रेशन हो रहा है अर्बन एरियाज में, कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मतलब आगे आने वाले समय के लिए क्या हो सकता है, डेट्रीमेंटल हो सकता है। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि जो इमिग्रेशन है ये लॉन्ग रन में आपका क्या होगा, हानिकारक होगा शहरों के लिए। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग रन की बात अगर आप छोड़ दीजिए, आप केवल देखिए कि अभी यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये स्टेटमेंट को आपके कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है कि लोग जो किसान है वो माइग्रेट हो रहे हैं सिटी को लिए, इससे जो है लॉन्ग टर्म में कुछ नुकसान होगा। यहाँ पे आप देखिए तो बात हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको ये आपका जो ऑप्शन पहला वाला है यही आपका कॉम्प्लीमेंट करता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसानों को भी एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादातर आपके मर्सी ऑफ नेचर पे डिपेंड करता है, प्रकृति के प्रकोप पे या प्रकृति के कह सकते हैं कि दया पे ही वो डिपेंडेंट है। अगर प्रकृति अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी, धूप अच्छी होगी तो खेती भी अच्छी होगी, उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो खेती भी खराब हो जाती है। तो ए वाला ऑप्शन ही आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए फोर्थ पढ़ते हैं, क्या है, सिनेमा नो डाउट हैज बिकम वन ऑफ द डोमिनेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। मतलब ये जो समकालीन हमारा विश्व है इसमें जो सिनेमा है वो कह रहे हैं कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे डोमिनेंट मीडियम बन गया है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सबसे डोमिनेंट ये तरीका बन गया है, क्या, सिनेमा। एक सिनेमा के जरिए आप एक बात को कहीं भी आप पहुंचा सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। तो इसका पूरक सेंटेंस क्या होगा, पहला देखिए क्या है, इट कैरीज विथ इटसेल्फ द पावर टू ट्रांसेंड द लिमिटेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। कह रहे हैं कि अपने साथ ही रखता है क्या, पावर टू ट्रांसेंड द लिमिटेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। कि ट्रांसेंड का यहाँ पे मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, ट्रांसेंड का अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहुंचाना, हिंदी में अगर हम कहें कि ट्रांसेंड को हम कह सकते हैं पहुंचाना, या फिर इंग्लिश में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि गो बियॉन्ड द रेंज या फिर गो बियॉन्ड द लिमिट। कि आप अगर किसी रेंज या लिमिट को पार करके आप जाते हैं या पहुंचते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसेंड। ओके, तो मतलब यहाँ पे कहने का है ए वाले ऑप्शन में कि सिनेमा के जरिए आपका जो स्पेस एंड टाइम की जो लिमिटेशन है वो आपकी नहीं रह जाती है। सिनेमा आपका एक देश का है, वो किसी भी देश में पहुंच सकता है, एट द सेम टाइम पहुंच सकता है। जैसे आप देखते होंगे अगर कोई फिल्म रिलीज होती है तो एट द सेम डे वो पूरे देश भर में या पूरे विश्व भर में आपकी रिलीज हो जाती है। तो सेम ही मैसेज जो सिनेमा में होगा वो एक साथ पूरे विश्व में आपका फैलता है। ओके, तो ए वाला ऑप्शन ये काफी आपका मजबूत ये अपनी पोजीशन रख रहा है कि इसीलिए क्या है, डोमिनेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है सिनेमा। ओके, क्योंकि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा अच्छा होगा, जिसको कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, वही आपका क्या होगा, अच्छा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा। तो इसीलिए सिनेमा आपका बेटर हो सकता है। तो ए वाला कहीं ना कहीं हमको सही लग रहा है। दूसरा क्या है, बी इट अट्रैक्ट्स पीपुल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। की कह रहे हैं कि ये सब जिंदगी के हर उम्र या हर दौर के लोगों को इस अट्रैक्ट करता है। मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होगा, आप अपने आसपास ही जानते होंगे कि अगर आप देखिए कि आप अगर एक युवा दौर में हैं तो सिनेमा आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर आप थोड़े और बच्चे हैं तो आपको सिनेमा के बजाय आपको खेलने कूदने, कार्टून वगैरह इन सब में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस वजह से ज़्यादा डोमिनेंट मीडियम है। तो ये क्या है, आपका गलत ऑप्शन है। फिर क्या है, इट कन्वेस बोथ गुड एंड बैड मैसेज। हाँ, ये बात तो सही है कि ये बोथ गुड एंड बैड मैसेज दोनों को कन्वे करता है, लेकिन इसकी वजह से ये डोमिनेंट मीडियम कैसे बना है इसकी कोई भी व्याख्या नहीं की जा रही है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कुछ भी अच्छा या बुरा, ओके, और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और ये अगर लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो लोगों को अच्छा और बुरा पता कैसे चलेगा। तो इस बारे में ये बात नहीं हो पा रही है कि कैसे ये डोमिनेंट मीडियम आपका है। तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। क्या है, इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये तो आपको पता ही है कि ऐसा नहीं है, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे स्रोत हैं। तो ये भी आपका गलत। इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द कॉमन मैन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कह रहे हैं कि इसकी जो इन्फ्लुएंस है कॉमन मैन में, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात सही है आपका, जो कॉमन मैन के ऊपर इसकी इन्फ्लुएंस है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप समझ के रखिए कि जो कॉमन मैन होता है उसके पास इतना ज़्यादा सिनेमा देखने का समय भी नहीं होता है। ये बात सही है कि इसका इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन एक कॉमन मैन का अगर आप इन्फ्लुएंस देखें तो ज़्यादातर आपके जो टीवी शोज़ होते हैं वो होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे देखना पसंद करते हैं जो रोज़ उनको आता है, नहीं कि आप रोज़ जाके मूवी थिएटर्स में जाके मूवी देखते हैं। ओके,
तो और इससे ये भी आपका नहीं पता चलता है कि इसकी वजह से कैसे आपका ये डोमिनेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बनता है। ओके, तो आप देखिए तो ए वाला आपके लिए एकदम सटीक बैठता है कि ये डोमिनेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कैसे बनता है, क्योंकि इसने स्पेस एंड टाइम की जो लिमिटेशन है उसको खत्म कर दिया है। एक तरीके से देखिए तो एक तरह का जो मैसेज है वो एक साथ ही पूरे विश्व में फैल जाता है। ओके, तो ए वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, एकदम सटीक होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बैक्टीरिया हैव अ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन देन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो बैक्टीरिया होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उसका जो फैलाव है, वो किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की तुलना में सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो ऐसा किस लिए होता है, आपको पता है बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ऐसे आपने पढ़े होंगे बायोलॉजी में। ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ऐसे आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। तो अगर बैक्टीरिया की हम बात की करें तो बैक्टीरिया आपके क्या हो सकते हैं, तो एक तो ये माइक्रोस्कोपिक आपके हैं, मतलब आंख से आपको दिखेगा नहीं कोई भी बैक्टीरिया, लेकिन वो आपके आसपास हमेशा मौजूद रहता है। इसी वजह से क्या होते हैं, ज़्यादातर लोग बैक्टीरिया से बीमार होते हैं। दिखता तो हम बीमार क्यों होते हैं, हट के निकल नहीं जाते। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है कि ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए क्या है, एज दे आर यूनिसेलुलर एंड एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, कि वो यूनिसेलुलर हैं और बहुत ही छोटे हैं साइज में, इस वजह से हुआ है। तो यूनिसेलुलर और स्मॉल होने की वजह से केवल बैक्टीरिया का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड है, ये मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि जैसे बैक्टीरिया आपका क्या है कि यूनिसेलुलर हो गया, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज हो गया, वैसे बहुत सारे आपके होते हैं। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो भी तो आपका क्या होता है कि एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होता है, वो भी तो दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल बैक्टीरिया की बात की जा रही है शेप और साइज की तुलना में, तो वो आपका मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। ओके, लॉजिकली मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बैक्टीरिया की तरह और आपके फंगी हो गए, या फिर हम देखते हैं जैसे एल्गी या फिर वायरस वगैरह, ये भी आपके बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, तो ये भी आपका सही नहीं होता है। बिकॉज दे कैन फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द वाटर एंड एज वेल एज लैंड। अब देखिए, दे कैन फ्लाई इन द, मतलब उनके पंख वगैरह नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि वो दिखते हैं कि जो फ्लाई करते हुए आपको दिखते हैं या फिर पानी और मिट्टी पे आपको चलते हुए दिखें, तो ये तो एकदम इलॉजिकल है। बी वाला तो आप इसको गलत ही मान के चलिए। क्या है, बिकॉज दे अकर इन लार्ज नंबर इन एयर, सॉइल एंड वाटर। हाँ, ये को सही दिखता है। जैसा आपको मैंने अभी बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे आसपास सब जगह फैले हुए रहते हैं। ठीक है, आप एक नोट लेते हैं, उसमें बैक्टीरिया होता है, आपके हाथ में बैक्टीरिया होता है, आपके आसपास बैक्टीरिया होता है, हवा में, पानी में, सब जगह बैक्टीरिया आपका मौजूद रहता है। इसीलिए क्या होता है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़्यादा वाइडर होता है। अगर ये केवल एक जगह रह सकते जैसे एयर में, तो वाटर और सॉइल में नहीं मिलते, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित होता है। जबकि ये हर जगह रह सकते हैं, हर परिस्थिति में रह सकते हैं, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाइडर है। तो सी वाला मुझे कुछ हद तक सही लग रहा है, तो उसको मैं टिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। बिकॉज दे कांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, मतलब एक तरीके से बताया जा रहा है कि ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इस वजह से इतने ज़्यादा वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो ये क्या है, गलत बात है। ओके, एज दे आर क्विक टू स्प्रेड एंड आर स्ट्रॉन्ग इन सर्वाइवल। तो ई वाला ऑप्शन भी मुझे कुछ सही लग रहा है कि कह रहे हैं कि दे आर क्विक टू स्प्रेड, मतलब बहुत जल्दी फैलते हैं, एंड आर स्ट्रॉन्ग इन सर्वाइवल, और इनका जो सर्वाइवल होता है, मतलब अपने आप को बचाने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो देखिए, एक बात आपको बताता हूँ कि बैक्टीरिया और वायरस में, वायरस आपका बहुत ज़्यादा क्विकली स्प्रेड होता है, बैक्टीरिया उससे कम तेज होता है। ठीक है, इसीलिए अगर आप वायरस से ग्रसित होते हैं तो बहुत जल्दी आपको इफेक्ट दिखता है, बैक्टीरिया की वजह से आपको थोड़ा समय मिल जाता है। तो इसलिए अगर बात की जाए केवल स्प्रेड की क्विक होता है इस वजह से, तो इस लिहाज से तो वायरस को होना चाहिए था नंबर 1 पोजीशन पे वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि वो बैक्टीरिया ज़्यादा आपका तेज फैलता है। तो बैक्टीरिया कैसे हो गया, तो ई वाला ऑप्शन भी मुझे लॉजिकली सही नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से आप देखिए तो इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पे चेक नहीं किया गया, आपसे एक तरीके से जो जनरल साइंस होती है जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में पूछी गई। अब आपको अगर बैक्टीरिया के बारे में कुछ नहीं पता है डिटेल, तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहली चीज़ तो ये कि आप थोड़ा अपना पढ़ना शुरू करिए, पढ़ने का जो स्कोप है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। दूसरा सजेस्ट करूंगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको तो आप स्किप कर दीजिए, इनको ट्राई नहीं करिए। अगर आपको बैक्टीरिया के बारे में कोई भी चीज़ पता नहीं कि बैक्टीरिया होते क्या है, कैसे होते हैं, क्या फंक्शन होता है, तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, सी वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है, द इंडियन मार्केट इज नाउ फ्लडेड विथ अ वेराइटी ऑफ वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल्स व्हेन कंपेयर टू द पास्ट व्हेन पीपल हैड अ लिमिटेड चॉइस। कह रहे हैं कि जो इंडियन मार्केट है वो अब
बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल से भर गया है। मतलब हमारे पास भी एक विश्व स्तरीय ऑटोमोबाइल्स के रेंज मौजूद होते हैं। हमारे पास अब ऐसा नहीं है कि लिमिटेड चॉइस है, जैसे पहले लोगों के पास होता था कि अगर आपको कार खरीदनी है तो केवल मारुति की कार आपको मिलेगी, ठीक है, नहीं तो एक वो आपको एम्बेसडर मिलेगी। अब हमारे पास अगर आपको एक कार खरीदनी है, एक गाड़ी खरीदनी है, टू व्हीलर खरीदनी है, तो बहुत नंबर ऑफ चॉइसेस आपको मिलती हैं। जैसा आपके बजट है, जैसा आपके पास पैसा है, जैसी आपकी पसंद है, आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसा किस वजह से हुआ होगा, चलिए देखते हैं। इंडियन रोड्स हैव बिकम कंपेरेटिवली बेटर ओवर द ईयर्स। जी हाँ, यहाँ पे बात करें कि इंडियन रोड्स क्या है कि पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गई, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ये भी अच्छा खासा एक मजाक आप समझ सकते हैं, ऑप्शन के जरिए बताने की कोशिश की गई है। इसके बारे में तो चर्चा करना भी बेकार है, आप सबको पता होगा। बी क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज द कॉज फॉर दिस। ये कुछ ऑप्शन एक लॉजिकल मुझे लगता है कि 1991-92 जो हमारा लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब जब हमारी इकॉनमी को खोला गया, उसके बाद से जो बाहरी कंपनियां थी वो भी हमारे देशों में आई। तो एक मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग ये रीजन लगता है, तो उसको मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए आंसर नहीं है, मुझे सारे ऑप्शंस को चेक करना होगा, यही इस क्वेश्चन की खासियत होती है। पीपुल हैव बिकम मोर क्वालिटी कॉन्शियस, कि लोग बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो भी गए होते। पहले के लोग क्या क्वालिटी कॉन्शियस नहीं थे? वो भी थे, लेकिन उनके पास क्या थी, लिमिटेड चॉइस ही थी। अब जो है चॉइस क्यों आगे बढ़ गई है, एक तो रीजन जैसे बी वाला है कि हमने अपनी इकॉनमी को खोल दिया और लोग भी यहाँ पे आए और अपने बिजनेस को लगाया, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन लोगों के क्वालिटी कॉन्शियस होने की वजह से ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, जैसे अगर कोई देश परमिशन ही नहीं दे आपको अंदर आने की, तो आप कैसे अंदर आएंगे? आ ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडियन रोड्स आर ऑलरेडी क्लॉग्ड एंड टाटाज न्यू स्मॉल कार इज द ओनली गोइंग टू एड फ्यूल टू द फायर। अब यहाँ पे फिर से इंडियन रोड्स आर ऑलरेडी क्लॉग्ड एंड, मतलब कह रहे हैं कि एक टाटा की जो नई स्मॉल कार नैनो वगैरह है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये भी आपका इलॉजिकल रीजन है, पढ़ के ही समझ में आता है, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कोई भी रीजन मिल नहीं रहा है जिसकी वजह से इंडियन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी आई है, टाटा की वजह से नहीं आई है। ओके, ई वाला पढ़ी क्या है, वेरियस मल्टीनेशनल्स हैव रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज अ कंट्री विद अ ट्रेमेंडियस पर्सपेक्ट एंड पोटेंशियल। जी हाँ, ई वाला भी आपका क्या है, सही है कि बहुत, जैसे हम कहते हैं कि जो इंडियन मार्केट है, जैसे आज देख लीजिए मोबाइल के लिहाज से देखिए या फिर टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखिए, तो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, एप्पल भी अपना जो फ़ोन है वो इंडिया में बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इंडियन जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है, उसको दिख रहा है कि हाँ उसका व्यापार अच्छा होगा। कोई भी व्यापारी होगा वो उसी देश में जाके व्यापार करेगा जहाँ पे उसका व्यापार चल सके। ठीक है, अब अगर मुझे कुछ बेचना है और उसका मार्केट ही नहीं है उस देश में, तो मैं वहाँ पे जाके क्यों बेचूंगा? नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पे अगर मुझे दिखता है इंडिया में मार्केट है तो आके बेचूंगा। तो ई वाला ऑप्शन भी आपका मुझे सही लगता है, लेकिन बी और ई में से कौन सा आपका ज़्यादा सही होगा? तो देखिए, लिबरलाइजेशन अपने आप में एक फैक्टर है कि लिबरलाइज कर दिया इंडिया को, सारी कंपनियां आने आपके लिए खोल दिया गया, लेकिन केवल आप लिबरलाइज कर लीजिए उसकी वजह से ही आपके देश में लोग आ जाएं या कंपनी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब कंपनियों को ये लगेगा कि हाँ इंडियन मार्केट जो है उसमें पोटेंशियल है, उसमें प्रॉस्पेक्ट है, मतलब उसमें उनकी वृद्धि उन्नति सब कुछ हो सकती है, तभी बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आके विकास करेंगे। मार्केट तो कब का खुला हुआ है हमारे यहाँ, 1991-92 से, लेकिन क्या तुरंत ही हमारा देश विकसित हो गया इतनी जल्दी कि हमारे यहाँ सब कुछ आ गया? एप्पल भी देखिए 1991-92 से अब जाके अपने यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहा है। ओके, तो इस लिहाज से देखिए तो क्या है कि जब उसको लगा कि हाँ इंडियन मार्केट में अब एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिकेंगे, तो अब आके यहाँ पे लगा रहा है अपनी भी फैक्ट्री। ओके, तो इसका मतलब क्या, टोटली डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। तो बी और ई में से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ई वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेवेंथ की, वनडे क्रिकेट मैचेस हैव बिकम इमेंसली पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि जो वनडे क्रिकेट मैचेस होते हैं ये पूरे विश्व भर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गए हैं? पहला रीजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्टेडियम विथ गुड फैसिलिटीज़। तो लार्ज स्टेडियम और गुड फैसिलिटीज़ की वजह से क्रिकेट मैचेस पॉपुलर होंगे, इनका कोई भी आपस में लेना देना नहीं है। ओके, क्योंकि स्टेडियम में छटाक भर लोग ही देखने जाते हैं मैचेस को, उसकी संख्या का 1000 गुना ज़्यादा क्रिकेट मैचेस को बाहर टीवीज़ में, इंटरनेट पे, मोबाइल्स पे देखा जाता है। तो ये आपका क्या है, लॉजिकल है आंसर। दूसरा क्या है देखिए, कॉर्पोरेट जाइंट्स हु स्पॉन्सर द इवेंट प्रेफर वनडे मैचेस बिकॉज ऑफ बेटर व्यूअरशिप। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो कॉर्पोरेट जाइंट्स होते हैं, मतलब जो कंपनियां हैं, वो स्पॉन्सर जो करती हैं इस तरह के इवेंट को, वनडे इवेंट्स को, क्योंकि इनकी व्यूअरशिप अधिक है। तो यहाँ पे व्यूअरशिप अधिक होने की बात खुद ही कही जा रही है, लेकिन इसका कोई ऐसा रीजन नहीं बताया जा रहा है कि किस वजह से व्यूअरशिप अधिक है। ये तो मुझे ही पता चल गया स्टेटमेंट से कि व्यूअरशिप अधिक है, लेकिन क्यों, ये कोई भी यहाँ पे रीजन नहीं बताया जा रहा है, तो गलत है।
क्रिकेट बोर्ड्स आर इनकरेजिंग देयर रेस्पेक्टिव क्रिकेट टीम्स टू प्ले मैचेस विथ डिफरेंट कम्पिटिटर्स, कि जो क्रिकेट बोर्ड्स है वो इनकरेज कर रहे हैं अपनी क्रिकेट टीम्स को ताकि वो अधिक से अधिक जो डिफरेंट कम्पिटिटर्स हैं उनसे मैच खेल सके। तो कुछ लिहाज से मुझे थोड़ा सा सही लग सकता है कि जैसे अगर मैं बात करूं, इंडिया अगर कहती है कि हम जाके यूएसए की टीम से मैच खेलते हैं, फ्रेंडली मैच ऐसे खेलते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो कुछ वहाँ पे उनके दर्शक बढ़ेंगे। लेकिन आप जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर कहीं भी जाके मैच होता है तो अगर उसकी पॉपुलरशिप नहीं है, इतना वो पॉपुलर नहीं है, तो क्या होगा, जितने लोग आसपास होंगे केवल वही उसका लाभ उठा पाएंगे। तो लेकिन थोड़ा एक लॉजिकल वे में मुझे लगता हुआ दिख रहा है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। फिर क्या है, एज वनडे क्रिकेट मैचेस आर बीइंग टेलीकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल आर एबल टू वॉच देम विथ सस्टेन्ड इंटरेस्ट। मतलब कह रहे हैं कि जो वनडे क्रिकेट मैचेस होते हैं टेलीकास्ट होते हैं पूरे दुनिया भर में, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो इनको देखते हैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। तो हाँ, ये रीजन एक हो सकता है जिसकी वजह से क्या है, क्रिकेट पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप स्टेडियम में अगर मैच होता रहेगा, उसका कोई भी टेलीकास्ट नहीं होगा, तो कितने लोग देखेंगे? स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोग होंगे, और कितने हो सकते हैं? 2 लाख, इतने ही तो हो सकते हैं। बहुत बड़ा स्टेडियम बना दीजिए तो क्या होगा, उतने लोग तो देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड आप टेलीकास्ट करते हैं टीवी पे, इंटरनेट पे, सब जगह से लोग उसको देख सकते हैं, इसका मतलब क्या, पॉपुलरशिप उसकी अपने आप ही बढ़ जाएगी, व्यूवरशिप बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा ले सकेंगे। अब मेरे पास अगर टीवी नहीं है तो मेरे पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल से भी देख सकता हूँ क्रिकेट मैच को, स्टेडियम जाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, ना तो टीवी लेने की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट पर भी मुझे मैच मिल जाता है। तो डी वाला जो मुझे ऑप्शन है ये ज़्यादा सही लगता है, सी वाले से भी ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि सी वाले में भी एक मिनिमम स्कोप है आपका, तो डी वाला आपका मुझे उससे ज़्यादा बेटर लग रहा है। ई देखिए क्या है, क्रिकेट इन इंडिया इज लाइक अ रिलीजन विद सो मच फैन फॉलोइंग। ये तो केवल एक देश के बारे में बात हो रही है, क्योंकि क्रिकेट केवल इंडिया में ही नहीं खेला जाता, ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारी टीमें अब इसको खेल रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज इसको खेल रही हैं। तो ई वाला ऑप्शन आपका क्या है, वहीं से लॉजिकल है, तो डी वाला इसमें क्या होगा, सही आंसर होगा। 8th देखिए क्या है, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रोबोट। द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रोबोट, केवल इतना ही लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे छोटा रोबोट। अब इसके बारे में देखिए ऑप्शंस क्या है, टर्न्स ऑन अ चेयर एंड पार्क्स ऑन अ क्रोम, कि चेयर पे टर्न होता है, क्रोम पे पार्क होता है, ठीक है। या फिर टर्न्स ऑन अ डाइम एंड पार्क्स ऑन अ निकल, इज लिमिटेड बाय इट्स साइज, इज टू वर्क ऑन इवॉल्व्ड लैंग्वेजेस, इज द लास्ट डिच स्टैंड फॉर ऑल ऑफ अस। कि दुनिया का जो सबसे छोटा रोबोट, एक तरह की लाइन है न्यूज़ की आपकी, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रोबोट टर्न्स ऑन अ डाइम एंड पार्क्स ऑन अ निकल। मतलब कि जो दुनिया का सबसे छोटा रोबोट है वो क्या है, टर्न्स ऑन अ डाइम। ये एक तरह का आप आइडम यूज कर सकते हैं इसको, कि आइडम के तौर पे, मुहावरे के तौर पे बोला गया है। टर्न्स ऑन अ डाइम का मतलब, डाइम का मतलब क्या होता है, जो 10 सेंट का एक क्वाइन होता है उसे डाइम बोला जाता है, ठीक है, 10 सेंट। जैसे हमारे यहाँ पैसा चलता था पहले, 10 पैसा 20 पैसा, वैसे जो बाहर की मुद्राएं हैं डॉलर, उसमें आपका एक तो डॉलर होता है, उससे जो छोटी आपकी मेजरमेंट यूनिट होती है उसको सेंट कहते हैं। तो 10 सेंट का जो एक कॉइन होता है उसे डाइम कहा जाता है। और निकल किसे कहा जाता है, जो 5 सेंट का आपका कॉइन होता है उसे निकल कहा जाता है। तो अगर कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो दुनिया का सबसे छोटा रोबोट है वो क्या है, टर्न्स ऑन अ डाइम। टर्न्स ऑन अ डाइम का मतलब क्या, कि वो एक 10 सेंट के बराबर सिक्के के बराबर में भी वो घूम सकता है। मतलब दूसरे तरीके से अगर देखा जाए इसको, टर्न्स ऑन अ डाइम कहने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कि बहुत क्विकली मूव करना, ठीक है, जितना छोटा हो उतनी तेजी से मूव करेगा। एंड पार्क्स ऑन अ निकल, मतलब वो केवल साइज में कितना है, एक निकल के बराबर आपका होगा। मतलब वहां पे आसानी से उसे एडजस्ट किया जा सकता है, कितने स्पेस में, एक 5 सेंट के कॉइन के स्पेस में उसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसमें आपका और तो कुछ नहीं, ये बी वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न टू राइट वेल, कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा लिखें तो आपको क्या करना होगा, यू मस्ट वेट अंटिल यू हैव एन इंस्पिरेशन। आपको तब तक वेट करना होगा जब तक आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसा होगा तब तो हो सकता है पूरी ज़िंदगी भी लग जाए, ठीक है। तो ये आपका लॉजिकली आपका सही नहीं है। बी अलर्ट, यू लर्न टू राइट बाय राइटिंग। बी अलर्ट, सावधान रहो, यू लर्न टू राइट बाय राइटिंग, कि आपको लिखना तभी आएगा जब आप लिखेंगे, ठीक है। तो लॉजिकली आपको अगर अच्छा लिखना है तो उसका केवल लिखने से मतलब नहीं होगा, ठीक है, कि अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, उसका कोई भी यहाँ पे अर्थ नहीं निकलता है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रैक्टिस रेगुलरली एंड फ्रिक्वेंटली, कि कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा कि प्रैक्टिस करें आप रेगुलरली एंड फ्रिक्वेंटली। जैसा कि मैं पढ़ाई के साथ भी आपको कहता हूँ कि अगर आपको आगे निकलना है, एग्जाम्स वगैरह क्रैक करने हैं, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए, फ्रिक्वेंटली। ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम है तो खूब पढ़ लिया, एग्जाम होने के बाद छोड़ दिया,
ऐसा नहीं। तो यही आपका जो सी वाला ऑप्शन है मुझे ज़्यादा सही लगता है कि आपको अगर अच्छा लिखना सीखना है तो आपको रेगुलर लिखना होगा, फ्रिक्वेंटली लिखना होगा, तभी आप धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर पाएंगे। फिर क्या है डी, रिमेंबर इवन अमंग द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स इंस्पिरेशन इज रेयर। तो मुझे डी वाला ऑप्शन भी क्या एकदम इलॉजिकल लगता है। प्रैक्टिस टिल यू बिकम परफेक्ट, कि आप तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जाते हैं। देखिए परफेक्ट बनना ना बनना ये तो दूसरी बात है, आपको अच्छी तरीके से लिखना आना होगा, ठीक है। और आप तब तक ही इसको लिखेंगे जब तक आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, रेगुलरली होगी। केवल प्रैक्टिस से मतलब नहीं, रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा नहीं लिखेंगे। तो ई वाला तो है कुछ हद तक, लेकिन सी वाला उस ई वाले का एक्सटेंडेड फॉर्म है। मतलब ई में जो आपका मैसेज दिया गया इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ये सी वाला है, तो ये आपका ज़्यादा सही होगा। तो सी वाले को आप टिक करेंगे। तो ये तो था, मैंने यहाँ पे 9 क्वेश्चन लिए थे आपके लिए इस पार्ट में, इंग्लिश के न्यू पैटर्न में। तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा ये बोरियत वाला भी लगा हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगा हो, लेकिन क्या करें, अगर आपका पैटर्न बदलेगा तो आपको भी इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, जहां पे आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज को नहीं रखना होगा कि ग्रामर क्या है, पंक्चुएशन क्या है, बल्कि आपको ये भी सीखना होगा कि वहाँ पे बात क्या की जा रही है और लॉजिकली वे में वो सही है कि नहीं। तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आए कि नहीं। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस और लेके आऊँगा जिससे आपकी इस तरह की जो प्रिपरेशन है वो आपकी होगी। अब इसमें आप कोई बहाना नहीं मार सकते हैं कि वो आपको नहीं समझ में आता है, नहीं हो सकता। अगर एग्जाम में आना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा और सीखना भी होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके, और इंग्लिश का जो ये डर है ये भी हम आपस में साथ में मिलकर के ख़त्म कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस जो है आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।